मैंने कमांडो मंजर खालिद से कहा, कमांडो जैसा कि तुम जानते हो मैं पाक आर्मी का साबिक कमांडो हूँ और जैसा कि तुमने मुझे बताया है कि तुम भी कमांडो तरबियत हासिल कर चुके हो, लिहाजा तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक कमांडो को अपनी मुहिम पर जाते हुए असलहा की ज़रूरत होती है। अगरचे यहाँ हमारा मुकाबला अभी किसी भारतीय फ़ौजी यूनिट से नहीं है, फिर भी हमें थोड़े बहुत हथियारों की ज़रूरत है। कमांडो खालिद ने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो, हमें जिस किस्म के हथियारों की ज़रूरत होगी हमें मिल जाएंगे। ये बताओ कि सबसे पहले तुम मुसलमानों के किन दुश्मनों का सर कुचलना चाहते हो? मैंने कहा, मेरी इज्जत, मेरी गैरत को जहाँ जहाँ खाक में रौंदा गया है, मैं वहाँ वहाँ जाकर अपने दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ मेरी बीवी को अगवा करके कुलकते के बाजारों में फ़रोख्त किया, बल्कि न जाने जमीला जैसी और कितनी मुसलमान औरतें हैं जिनको मुक्ति बाहिनी के काफिरों ने मशरक़ी पाकिस्तान के शहरों से अगवा करके भारत में लाकर बेआबरू किया और फिर इन्हें फ़रोख्त कर दिया। कोई नहीं जानता कि इस वक्त भारत के शहरों में कितनी ऐसी बदनसीब औरतें तबाही और बर्बादी के दलदल में गिरी हुई हैं और खामोश फरियादों से किसी मोहम्मद बिन कासिम को आवाज़ें दे रही हैं, लेकिन इनकी मदद को कोई नहीं पहुंच रहा। कमांडो खालिद का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो गया। इसने पुरजोश लहजे में कहा, करमदाद गम न करो, मोहम्मद बिन कासिम कश्मीर की वादियों से लेकर नाटक और तमिलनाडु तक हर मुसलमान के दिल में जिंदा है। आओ हम अहद करें कि भारत के जिन काफिरों ने हमारी माओ बहनों को बेइज्जत किया है, जब तक इनसे अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लेंगे और अगवा की गई औरतों को इनकी कैद से रिहाई नहीं दिलाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। मैं इस वक्त सांप के रूप में था, अगर इंसान की शक्ल में होता तो मैं उठकर मुजाहिद कमांडो मंजर खालिद को सीने से लगाकर इसकी पेशानी चूम लेता। भोपाल के इस खुश शक्ल नौजवान मुसलमान में मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के मुजाहिदों का सा जज्बा मौजन था, मगर मैं सांप के रूप में था। मैं न इसे सीने लगा सकता था और न इसका माथा चूम सकता था। मैंने इस्लामी जज्बे में सरशार होकर पुरजोश आवाज़ में कहा, कमांडर खालिद, मैं अहद करता हूँ कि इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद करना और मशरक़ी पाकिस्तान से अगवा की गई मुसलमान औरतों को काफिरों के पंजे से रिहाई दिलाना और इन्हें अगवा करने वालों का सर कुचलना अब मेरा मिशन है, और जब तक मेरा मिशन मुकम्मल नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। कमांडो मंजर खालिद बेइख्तियार होकर सुबहान अल्लाह कहने लगा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, करमदाद, तुम्हारी क्या राय है, हमें सबसे पहले किस तरफ जाना चाहिए? मैंने इससे पूछा, कमांडो ये बताओ कि इस मुहिम में तुम्हारे साथ और कौन कौन होगा? इसने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहा, इस वक्त हमारी खुफिया जमात में 50 मुजाहिद हैं जो मध्य प्रदेश के इलाके के मुसलमानों के जायज़ हुकूक के लिए काम कर रहे हैं। भारत के दूसरे सूबों में भी हमारे आदमी ज़ेरे ज़मीन काम कर रहे हैं और वहाँ अपने तौर पर मुसलमानों के हक़ गज़ब करने वाली बरहमनी सरकार के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। हमारे सारे मुजाहिद भारतीय फ़ौजी यूनिटों के तरबियत याफ्ता साबिक फ़ौजी हैं। हम इनमें से 4-5 को अपने साथ ले जाएंगे, तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा, हमारे ऑपरेशन कमांडो ऑपरेशन होंगे, हम दुश्मन के साथ खुलकर जंग करने की पोजीशन में नहीं होंगे, हमें छुपकर दुश्मन के मोर्चों पर अटैक करना होगा। इसलिए मेरे ख्याल में हमारे साथियों के तौर पर 5 आदमी ही काफ़ी होंगे, लेकिन ये 5 मुजाहिद ऐसे होने चाहिए जो हर किस्म का हथियार चला सकते हैं और दुश्मन को हलाक करना जानते हैं। कमांडो खालिद ने कहा, हमारे हर मुजाहिद के सीने में ऐसा ही जज्बा मौजन है, तुम इसकी फ़िक्र न करो। तुम सिर्फ ये बताओ कि सबसे पहले हमें किस मुहिम पर रवाना होना चाहिए, क्योंकि तुम आग और खून के दरिया से निकल कर आए हो और ख़ुद ज़ख्म खा चुके हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि मशरक़ी पाकिस्तान के साने के बाद मुक्ति बाहिनी वाले मुसलमान औरतों को अगवा करके किन किन इलाकों की तरफ गए होंगे। मैंने कहा, ज़्यादातर औरतों को कुलकते में फ़रोख्त किया गया है। वहाँ हरी राम नाम के आदमी का कहबा खाना है। इस कहबे खाने में इस वक्त भी मशरक़ी पाकिस्तान की 3-4 मजलूम औरतें बेबसी की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। वहाँ से हमें दूसरी जगहों का सुराग मिल जाएगा। तो तुम्हारे ख्याल में हमें सबसे पहले कुलकते की तरफ जाना चाहिए? कमांडो खालिद के इस सवाल के जवाब में मैंने कहा, लेकिन कुलकते की तरफ जाने से पहले मैं सनदा वली के शैतान पुजारी गुरु देवगिरी और खूनी जंगल के महादेव को ठिकाने लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इन सांपों का सर कुचलना चाहता हूँ। कमांडो खालिद बोला, ठीक है, हमारा पहला कमांडो ऑपरेशन सनदा वली के जंगल में होगा, जहाँ हम नाग मंदिर के शैतान सिफ्त पुजारी गुरु देवगिरी को जहन्नम रसीद करेंगे। मैं इससे पहले अपनी कहानी सुनाते हुए कमांडो खालिद को बता चुका था कि दिल्ली के माफिया लीडर श्री राज ने मेरी बीवी को कोलकाता से ख़रीद कर
कर अपनी गुरुदेव गिरी को तोहफे के तौर पर दिया था। कमांडो खालिद ने अपनी बात जारी रखते हुए करख्त लहजे में कहा, और इसके बाद हम कोलकाता के कमांडो ऑपरेशन पर जाते हुए रास्ते में इस बैनुल अक़वामी गुंडे श्रीराज को भी ठिकाने लगाते जाएंगे। मैंने अपनी इस मुहिम के तमाम पहलुओं पर एक कमांडो की हैसियत से गौर करने के बाद कमांडो खालिद से कहा, इस मुहिम के लिए हमें काफ़ी वसाइल की ज़रूरत होगी। हम 2 आदमी नहीं होंगे, 7 आदमी होंगे। हमें भारतीय इंटेलिजेंस की नज़रों से भी छुपना होगा। जैसा कि तुम बयान कर चुके हो, तुम्हारी खुफिया तंजीम से भारतीय हुकूमत पूरी तरह बाखबर है और इंटेलिजेंस वाले तुम लोगों की तलाश में हर जगह मौजूद होते हैं। हमें भारतीय इंटेलिजेंस से बचने के लिए पूरे इंतजाम करने होंगे। हम 2 आदमियों के लिए ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन हम 7 आदमी होंगे। कमांडो खालिद ने मेरी जानिब इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहा, हम 7 नहीं 6 आदमी होंगे। तुम सांप की शक्ल में मेरी जेब में होगे। मैं भूल गया था कि मैं सांप के रूप में कमांडो खालिद के सामने बैठा हूँ। दरअसल मैं एक तो इंसानी आवाज़ में बोल रहा था, दूसरा मेरी सोच और मेरे तमाम एहसासात इंसानी ही थे। सिर्फ मुझे अपने जिस्म का वज़न महसूस नहीं हो रहा था। गुफ्तगू की रवानी और मौजू की गर्मजोशी में मैं थोड़ी देर के लिए अपने सांप के रूप को भूल गया था। मैंने कहा, तुमने ठीक याद दिलाया कमांडर, हम 6 आदमी ही होंगे, लेकिन ये भी याद रखना कि मैं किसी भी वक्त इंसानी शक्ल इख्तियार करके 7 की नफरी को पूरा कर सकता हूँ। मैंने कमांडो खालिद से पूछा, कमांडर तुम मेरे सांप के रूप को अपने मुजाहिदों से कब तक छुपा सकोगे? मुहिम काफ़ी तवील होगी। क्या ये बेहतर नहीं कि तुम इन्हें मेरी इस मुसीबत से पहले ही आगाह कर दो? कमांडो खालिद चुप हो गया, फिर बोला, मेरा ख्याल है तुम ठीक कहते हो। मुझे इस मामले में अपने मुजाहिदों को एतमाद में ले लेना चाहिए। वो एक इंसान को सांप की शक्ल में या एक सांप को इंसान की आवाज़ में बातें करते देखकर हैरान तो बहुत होंगे, लेकिन मैं इन्हें सारी बात बयान कर दूंगा। दूसरी बात यह है, मैंने कहा कि हम किस तरीके से सफ़र करेंगे। हमें भारतीय इंटेलिजेंस की निगाहों से भी बचना होगा और एक दूसरे की नज़रों में भी रहना होगा। अगर हमने एक टोले की शक्ल में सफ़र किया तो खामखा दूसरों की नज़रों में आ जाएंगे। वो बोला, हम इस तरह सफ़र करेंगे कि एक दूसरे के साथ भी रहें और एक दूसरे से अलग अलग भी रहें। इससे पहले हम इस तरह एक शहर से दूसरे शहर, ख़ास तौर पर दिल्ली और नागपुर की तरफ सफ़र कर चुके हैं। तुम देख लोगे? मैंने एक और ज़रूरी सवाल इससे पूछा कि अपने मुजाहिदों में से किसी की तस्वीर पुलिस के रिकॉर्ड में है? कमांडो खालिद ने मेरे सवाल का एकदम से जवाब न दिया। कुछ सोचकर सर हिलाते हुए बोला, मेरा नहीं ख्याल कि मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की पुलिस के पास अपने किसी मुजाहिद का फ़ोटो हो, क्योंकि अभी तक हमारा एक भी साथी गिरफ्तार नहीं हुआ। मैंने अपने साबिक़ा तजुर्बे की बिना पर कहा, कमांडर ये ज़रूरी नहीं कि अपना कोई मुजाहिद गिरफ्तार ही हो तो पुलिस इसका फ़ोटो उतार ले। पुलिस और ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस वाले कभी कभी मशकूक आदमियों की भी इस तरह से छुप कर तस्वीरें उतार लेते हैं कि इस आदमी को खबर भी नहीं होती और इसकी फ़ोटो पुलिस के खुफिया रिकॉर्ड में पहुंच जाती है। कमांडो खालिद ने कहा, अगर कोई ऐसी बात हुई होगी तो मुझे इसकी खबर नहीं है और फिर तुम्हें इस बारे में मुतफक्कर होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने हुलिये बदल कर इस मुहिम पर निकलेंगे। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। जब सारे मामला तय हो गए तो कमांडो खालिद कहने लगा, अब सिर्फ एक बार रह गई है और वो ये कि तुम्हें किसी तरह जमीला भाभी को राज़ी करना होगा कि वो या तो पाकिस्तान वापस चली जाए, और अगर तुम्हारे बगैर वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती तो फिर हमारी इस तवील मुहिम के दौरान मेरी कज़न के यहाँ भोपाल में ही रहे। वहाँ इसे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्या तुम इसे राज़ी कर लोगे? मैंने कहा, मैं कोशिश करूँगा। फिर ऐसा है कि मैं कल दिन में किसी वक्त जमीला भाभी को यहाँ बुलवा लूँगा, तुम इससे बात कर लेना। अब तुम आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है। ये कहकर कमांडो खालिद वहीं दरी पर एक तरफ होकर लेट गया। मैंने सोचा कि मुझे कहाँ आराम करना चाहिए, क्या इसी कोठरी के कोने में पड़ा रहूं या बाहर खुली फिजा में किसी झाड़ी या तालाब के किनारे जाकर लेट जाऊं। मुझे याद आ गया कि कमांडो खालिद ने मुझे वहाँ से बाहर जाने को मना कर रखा था। चुनांचे मैं वहीं कोठरी के कोने में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन कमांडो खालिद ने जमीला को खुफिया ठिकाने पर बुलवा लिया। मैंने इसे सारी सूरत हाल पूरी तरह से समझाई और आखिर में यही कहा कि इसके लिए यही बेहतर होगा कि वो पाकिस्तान चली जाए। मैं भी अपने मिशन को मुकम्मल करके तुम्हारे पास पाकिस्तान आ जाऊंगा। मगर जमीला मुझसे अलग होने पर किसी तरह भी राज़ी ना हुई। वो भोपाल में कमांडो खालिद की कज़न के यहाँ ठहरने पर तैयार हो गई। इस वक्त कोठरी में मेरे कमांडो खालिद और जमीला के सिवा और कोई नहीं था। मैं सांप के रूप में ही इससे बातें कर रहा था।
कमांडो खालिद कहने लगा, करमदाद, अगर जमीला भाभी तुम्हारे बगैर पाकिस्तान नहीं जाना चाहती तो इसे मजबूर न करो। ठीक है, वो मेरी कज़न लाला रुख के यहाँ बड़े आराम और हिफाजत से रह लेगी। जब हम अपना मिशन मुकम्मल कर लेंगे तो तुम दोनों पाकिस्तान चले जाना। जमीला की तरफ से मैं बेफिक्र हो गया था। अब मेरी सारी तवज्जो अपने मिशन की तरफ थी और मुझे इन लोगों से कहर आलूद इंतकाम लेना था जिन्होंने मेरी बीवी और मशरक़ी पाकिस्तान से उठाई हुई दूसरी मुसलमान औरतों की बेहुरमती की थी। इसके अलावा जिन जिन मुसलमान अगवाशुदा औरतों का सुराग मिले, इन्हें काफिरों की कैद से निकाल कर पाकिस्तान वापस पहुंचाना था हमारा सबसे पहला टारगेट। सनतावली के नाग मंदिर का बड़ा महानक पुजारी देवगिरी था जिसने मेरी बीवी को दिल्ली के श्रीनाथ से तोहफे के तौर पर वसूल किया था और इसे अपनी कैद में रखकर इस पर ऐसे ऐसे मंत्र फूंके थे कि वो अपनी सुध बुध खो बैठी थी। हमें बातें करते करते शाम हो गई। जमीला वापस कमांडो मंजर खालिद की कज़न के घर जाने लगी तो अचानक मेरे जिस्म को हल्के हल्के झटके लगने शुरू हो गए। साथ ही मुझे अपने जिस्म का बोझ महसूस होने लगा। मैंने जमीला से कहा, मैं इंसानी शक्ल में वापस आ रहा हूँ। इतना सुनकर जमीला ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो दोनों मेरी तरफ गौर से तकने लगे। कमांडो मंजर खालिद की आंखों में हैरत अंगेज तजस्सुस था। मुझे एक झटका लगा और मैं सांप से इंसान के रूप में वापस आ गया। कमांडो खालिद मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। इसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, अल्लाह। जमीला ने मेरे दोनों हाथ थाम कर चूम लिए और कमांडो खालिद से कहा, भाईजान, ये है करमदाद मेरा खामन। फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। कमांडो खालिद ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैंने जो कुछ देखा है इस पर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। शायद ऐसा मंजर मैं ज़िंदगी में कभी नहीं देख सकूंगा। मैंने कहा, कमांडर, खुदा से दुआ करो कि अब मैं इंसानी शक्ल में ही रहूं। यही मेरी सबसे बड़ी ट्रेजिडी है। अब कोई पता नहीं मैं कब और किस वक्त इंसानी शक्ल से सांप की शक्ल इख्तियार कर जाऊं। कमांडो खालिद कहने लगा, खुदा करे कि अब तुम इसी शक्ल में रहो। वाकई तुम्हें खुश शक्ल, मजबूत बदन वाले जवान हो। जमीला तो आंखों ही आंखों में मेरी बलाएं ले रही थी। खुशी से इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मैंने इससे कहा, जमीला, जो मामला यहाँ हमारे दरमियान तय हुआ है तुम इसी पर कायम रहना। तुम बहन लाला रुख के यहाँ चली जाओ। अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद मैं तुम्हें लेकर पाकिस्तान चला जाऊँगा। इतने में एक मुजाहिद अंदर आ गया। इसे कमांडो खालिद ने बुलाया था। ये इसका ख़ास बॉडीगार्ड था। इसने मुझे देखा और कुछ हैरान सा हुआ। कमांडो खालिद ने कहा, यह हमारा साथी कमांडो करमदाद है और जमीला बीबी का खामंद है। अब तुम ऐसा करो कि जमीला भाभी को लाला रुख बहन के घर ले जाओ। जमीला मुझसे बगलगीर होना चाहती थी मगर दो आदमियों की मौजूदगी में वो ऐसा न कर सकी और सिर्फ मुझसे हाथ मिलाकर और मुझे दुआएं देकर बॉडीगार्ड मुजाहिद के साथ चली गई। इसके जाने के बाद कमांडो खालिद कहने लगा, भाई करमदाद, यकीन करो तुम्हें इंसानी शक्ल में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरी दुआ है कि अब तुम इसी शक्ल में कायम रहो। बाहर शाम का अंधेरा हो गया है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हम दोनों खुफिया ठिकाने से निकले और टीले की झाड़ियों वाले गड्ढे में से निकलकर टीले की ढलान के साथ साथ चलते पीछे एक वीरान जगह पर आ गए। शाम का अंधेरा काफ़ी फैल चुका था और भोपाल में भी रात को सर्दी हो जाती थी। कमांडो खालिद मुझसे एक कदम आगे चल रहा था। आगे एक और छोटा सा वीरान टीला था। हम इसके करीब से होकर गुजर गए। हमारे पीछे पीछे कमांडो खालिद का बॉडीगार्ड मुजाहिद स्टेन गन थामे चला आ रहा था। हम वीरान मैदान में चलते रहे। मैदान के कोने में एक शिकस्ता चार दीवारी थी जिसकी छत गायब थी। चार दीवारी के अंदर पुरानी ईंटों के ढेर पड़े हुए थे। मुजाहिद बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर एक जगह से ईंटें हटानी शुरू कर दी। नीचे फर्श निकल आया। फर्श पर लकड़ी का एक तख्ता था। इसने तख्ते को उठा दिया। नीचे किसी तहखाने की सीढ़ियाँ थी। हम सीढ़ियाँ उतर कर एक तहखाने में आ गए। बॉडीगार्ड मुजाहिद ने बैटरी का एक लैंप जो वहाँ पड़ा था रोशन कर दिया। लैंप की रोशनी में मुझे तहखाने में लकड़ी के 10-12 बड़े बड़े बक्स दिखाई दिए। कमांडो खालिद ने इनकी तरफ इशारा करके कहा, इन बक्सों में हर किस्म का असला और हथियार मौजूद है। तुम पाक आर्मी वालों के साबिक ओहदेदार हो, तुम्हें ये असला देखकर खुशी होगी। बॉडीगार्ड मुजाहिद ने बक्सों के ढक्कन हटा दिए। इन बक्सों में स्टेन गन्नों की मैगजीनों के बेल्टें, बारूदी सुरंगें, हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल और दूसरे हथियार और डायनामाइट की छड़ियों के गट्ठे और टाइम बम पड़े थे। मुझे इतना सारा असलहा देखकर वाकई बड़ी खुशी हुई। मैंने कमांडो खालिद से पूछा कि इतना सारा असलहा उन्होंने कहाँ से हासिल किया है। वो कहने लगा, ये सब भारतीय यूनिटों का असला है जो हमारे आदमी भोपाल और ग्वालियर की फौजी कैंपों और कानवाइयों पर शब खून मार कर लाए हैं। तुम ये बताओ कि हमें अपने सरतावली के नाग मंदिर वाले कमांडो ऑपरेशन में किस किस्म के हथियारों की ज़रूरत होगी। मैंने कहा, हमें कुछ बारूदी सुरंगें और टाइम बमों की ख़ास तौर पर ज़रूरत होगी।
इसके अलावा हमारे आदमियों के पास एक स्टीन गन, 4 दस्ती बम वगैरह काफ़ी होंगे। वो बोला ठीक है, ये सारा असलहा आज रात को हमारे खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाएगा। वहां से हम वापस अपने खुफिया ठिकाने पर आ गए। रात को कमांडो खालिद के मुजाहिदों ने मतलूबा असलहा और हथियार हमारी कोठरी में पहुंचा दिया। मैंने सारे हथियारों को टाइम बमों को चेक किया। ये भारतीय फौज का असलहा था और बड़ा ठीक ठाक था। कमांडो खालिद और मैं दोनों ने रात का खाना वहीं मंगवा कर खाया और फिर अपनी मुहिम के पहले मंसूबे पर गौर शुरू कर दिया। कमांडो खालिद एक फौजी कमांडर की तरह मंसूबे के हर पहलू पर अपनी राय का इजहार करता। इसमें कोई शक नहीं कि भोपाल का ये मुजाहिद कमांडो एक्शन की तमाम बारीकियों से आगाह था। कहने लगा, सनता वली का नाग मंदिर झांसी से आगे देवगढ़ और संबलपुर के दरमियान वाक़ है। वहाँ से आगे तुम हमारी कमांडो पार्टी को गाइड करोगे? मैंने पूछा, क्या हमारे बाकी आदमी यहाँ से हमारे साथ झांसी की तरफ रवाना होंगे? कमांडो खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद अपने आप मालूम हो जाएगा। दूसरे दिन शाम होते ही हमने अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। अब हम 7 आदमी थे। 5 कमांडो खालिद के सरफरोश मुजाहिद थे जिनका ताल्लुक भोपाल से ही था। एक कमांडो खालिद था और एक मैं। हम दोनों ने मामूली कपड़े यानी मैल खोरे रंग की जैकेटें और पुरानी पतलूनें पहन रखी थी। मैंने सर पर गुलू बंद लपेटा हुआ था। कमांडो खालिद ने चमड़े की इंजन ड्राइवरों वाली टोपी पहन रखी थी। अपने लिबास और हुलिये से हम रेलवे वर्कशॉप के मैकेनिक लगते थे। हमारे साथ 5 मुजाहिद थे। वो साधुओं के भेष में थे और एक टोली की शक्ल में हमसे ज़रा परे हट कर चल रहे थे। मुजाहिद साधुओं में से 3 साधुओं ने एक गठरी बगल में दबाई हुई थी। इसमें ज़रूरत के वक्त हमारे काम आने वाला असलहा था। मेरे और कमांडो खालिद के पास एक पिस्तौल था जिसके आगे साइलेंसर लगा हुआ था। कुछ फालतू गोलियां हमने जैकेट की अंदरूनी जेबों में छुपा रखी थी। मेरे पास एक बड़ा कमांडो चाकू भी था। अपने खुफिया ठिकाने से हम शाम के झटपटे में निकले थे। जब भोपाल शहर की आबादी शुरू हुई तो मुजाहिद साधुओं की टोली हमसे अलग हो गई। भोपाल से झांसी तक के 2 टिकट पहले ही हमने मंगवा लिए थे। भोपाल शहर काफ़ी गुंजान आबाद शहर था। नई कॉलोनियाँ भी बन गई थी और पुराने गुंजान मोहल्ले भी थे। तारीखी मस्जिदें और दूसरी इमारतें और महल भी था। हम शहर से हट कर चल रहे थे। शहर की जानिब और नई कॉलोनियों की तरफ रात के पहले अंधेरे में बिजली की बत्तियां रोशन हो गईं। मैंने देखा कि मुजाहिद साधुओं की टोली कहीं नजर नहीं आ रही। एक जगह से हमने ऑटो रिक्शा ले लिया और भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। झांसी को रात के 8:15 बजे गाड़ी निकलती थी। ये गाड़ी बम्बई से आ रही थी। हम दोनों प्लेटफार्म पर आकर एक जगह जहाँ ज़्यादा रोशनी नहीं थी बेंच पर बैठ गए। मैंने कमांडो मंजर खालिद से पूछा, हमारे मुजाहिद साथी भी हमारे साथ ही झांसी जाएंगे ना? हाँ, मगर वो हमारे डब्बे में नहीं होंगे। गाड़ी रात के 9 बजे आई। कमांडो खालिद इस दौरान उकाबी निगाहों से प्लेटफार्म का जायज़ा लेता रहा। गाड़ी प्लेटफार्म पर रुकी तो इसने मुझसे कहा, हम अलग अलग डब्बों में बैठेंगे, झांसी पहुंचकर दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। अब तुम जाओ। मुसाफिर ट्रेन से उतर रहे थे। ट्रेन में काफ़ी रश था। मैं एक डब्बे में बैठ गया। ट्रेन कुछ देर रुकने के बाद भोपाल से झांसी की तरफ रवाना हो गई। ये ट्रेन बम्बई से दिल्ली जा रही थी। ये एक्सप्रेस ट्रेन थी। भारत के रेलवे ने इसका कोई नाम रखा हुआ था जो मैं भूल गया हूँ। कोई जनता एक्सप्रेस किस्म का नाम था। ट्रेन को रात के पिछले पहर झांसी पहुंचना था, मगर रास्ते में एक पुल टूटा हुआ था जिसकी वजह से ट्रेन काफ़ी लेट हो गई और अगले रोज़ दिन के 10-11 बजे झांसी पहुंची। मैं डब्बे से उतरकर एक तरफ खड़ा हो गया। झांसी भी भोपाल की तरह एक बड़ा शहर था और इसका स्टेशन काफ़ी बारोनक था। वहाँ पुलिस के कुछ संतरी भी नजर आए। मैं प्लेटफॉर्म पर एक काहिनी सुतून की ओट में खड़ा कमांडो खालिद को मुसाफिरों के हुजूम में तलाश कर रहा था। इतने में किसी ने पीछे से आकर मेरे कांधे पर हाथ रख दिया। मैंने चौंक कर देखा। वो कमांडो खालिद था। कहने लगा, यहाँ पुलिस के संतरी कुछ ज़्यादा ही दिखाई देते हैं। हम प्लेटफॉर्म के गेट से नहीं निकलेंगे। कुछ फासला रख कर मेरे पीछे पीछे चले आओ। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।